नमस्कार मित्रों एवं विद्यार्थियों, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय मुजेवा सिंगलाईनगर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं कक्षा 12 की ज्योग्राफी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जनजातियां। हमने विश्व की प्रमुख जनजातियों का विस्तृत अध्ययन पहले किया था और उसमें एक अंतिम जो टॉपिक रहा था वो है गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति। तो हमारा जो मुख्य आज का जो अध्याय है उस अध्याय का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। क्या टॉपिक है? विश्व की प्रमुख जनजातियां। और जिसमें हमने तीन जनजातियों का विस्तृत अध्ययन कर दिया था। पहला था ठंडे व ध्रुवीय प्रदेश की जनजाति एस्किमो, दूसरी थी उष्ण व शुष्क कालारी मरुस्थल की बुशमैन जनजाति, और तीसरी जनजाति थी दुर्गम व पठारी क्षेत्रों की निवासी भील जनजाति, जो कि भारत के संदर्भ में पड़ी थी। उसके बाद अगली जनजाति है गोंड जनजाति, जो कि भारत के संदर्भ में कौन सी जनजाति है मित्रों एवं विद्यार्थियों? गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति। और ये जो गोंड एवं भील जो आपको मानचित्र पे दिख रहा है कि भारत की जनजातियां मानचित्र पे दिख रही है, दो प्रकार की मैंने इंडेक्स में दे रखा है। जो ब्लैक कलर का है वो भील जनजाति को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमने भील जनजाति का विस्तृत अध्ययन पहले कर दिया था। भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के कितने राज्यों में निवास करती है? भारत के प्रमुख रूप से 4 राज्यों में निवास करती है। मानचित्र में देख सकते हो। हमने पूर्व में पढ़ा था, उसमें नाम आया था राजस्थान का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। इस क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश का झाबुआ, रतलाम और ये क्षेत्र धार, इसमें इन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। और गुजरात का क्षेत्र उसमें आया था, गुजरात का पंचमहल और वडोदरा, ये 2 क्षेत्र थे। और उसके बाद महाराष्ट्र का प्रमुख क्षेत्र था अहमदनगर, औरंगाबाद, धुले, नासिक और जलगांव। यानी इन क्षेत्रों में भील जनजाति निवास करती है। तो यहाँ से मानचित्र में बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि भारत के मानचित्र में भील जनजाति को प्रदर्शित कीजिए या अंकित कीजिए। तब आपको इस प्रकार का क्षेत्र बना के उसको क्या करना है? अंकित करना है। उसके बाद अगला हमारा रहेगा आज का जो टॉपिक है वो कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है। कौन सी जनजाति है? गोंड। मित्रों एवं विद्यार्थियों, ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा, भारत का नहीं कह रहा हूं मैं, विश्व का कह रहा हूं कि विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो कौन सा है? गोंड है। तो इस बात को नोट कर दो कि विश्व का सबसे बड़ा यानी गोंड जनजाति है वो क्या है? गोंड विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। कौन सा है? जनजातीय समूह है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि भारत के संदर्भ में पढ़ा था कि भील जनजाति है गोंड व संथाल के बाद तीसरी बड़ी जनजाति है भारत के संदर्भ में। तो यहाँ पर ये गोंड जनजाति है वो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और इस प्रकार की जो जनजाति है वो भारत के आप मानचित्र में देख सकते हो कि जो मानचित्र में ये क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र आपको प्रदर्शित कर रहा है ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। और ये गोंड जनजाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में एक जनजातीय समूह पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? गोंड जनजाति कहा जाता है। तो ध्यान रखना कि भारतीय भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निवास करने वाली यानी भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति को गोंड क्या कहते हैं? गोंड कहा जाता है। विशेष ध्यान रखना है कि इस प्रकार की जनजाति है वो भारत के कौन से भौतिक प्रदेश में निवास करती है? इस प्रकार की जनजाति है वो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में निवास करती है। उसे क्या कहा जाता है? गोंड कहा जाता है।
और यहाँ पर देखा जाता है तो मुख्य रूप से जो गोंड जनजाति है, गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है। किससे हुई है? खोंडा से। तो इस बात को नोट कर देना, जो गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। जैसे हमने पढ़ा था कि एस्किमो जनजाति की जो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेश के निवासी। इसी प्रकार से यह गोंड शब्द की उत्पत्ति है। जैसे भील का भी पढ़ा था कि भील शब्द की उत्पत्ति है वो द्राविडियन भाषा के बीलू से हुई है, और बीलू का तात्पर्य क्या था? तीरंदाज था। इसी प्रकार गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो खोंडा से हुई है। तो ध्यान रखना, गोंड शब्द की गोंड शब्द की उत्पत्ति है वो किससे हुई है? खोंडा से। ध्यान रखना कौन सा शब्द है? खोंडा से हुई है। और इस खोंडा का जो अर्थ है वो क्या है? इस खोंडा का अर्थ है पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। तो इससे ये तात्पर्य होता है कि इस प्रकार की जनजाति है वो कौन से क्षेत्रों में निवास करती है? इस प्रकार की जनजाति है वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। जैसे सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल, गढ़ जात की पहाड़ियां या सोनदेवगढ़ उच्च भूमि, इन क्षेत्रों में जो गोंड जनजाति है वो क्या करती है? निवास करती है। तो खोंडा शब्द की गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है वो आगे हम देखते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। खोंडा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? पहाड़ी है। और ये वैसे तो गोंड जनजाति के लोग हैं, अपने आप को क्या कहते हैं? कोल व कोहिटूर के नाम से भी अपने आप को जानते हैं। तो यहाँ से बढ़िया प्रश्न है कि गोंड जनजाति के लोग अपने को या अपने स्वयं को क्या कहते हैं? कोल व कोहिटूर के नाम से भी ये अपने स्वयं को क्या करते हैं? पुकारते हैं। तो ध्यान रखना कि गोंड क्या कहते हैं? गोंड अपने आप को कोल या शब्द क्या है? कोल या कोहिटूर कहते हैं। तो बढ़िया प्रश्न है कि गोंड जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? अपने आप को कोल या कोहिटूर के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद है कि गोंड जनजाति के लोग 16वीं शताब्दी से लगा के 18वीं शताब्दी के मध्य भारत के प्रमुख 4 इस प्रकार के क्षेत्र थे जिनमें गोंड जनजाति का क्या था? साम्राज्य था। और जैसे जैसे भारत में मुगलों एवं मराठों का, अंग्रेजों का आक्रमण होता गया और इन गोंड जनजाति के लोगों के हाथों से यह साम्राज्य धीरे धीरे एक जिस प्रकार हम कागज के हाशिए पे जाते हैं लिखते हैं, इसी प्रकार गोंड जनजाति एक तरफ हो गए और धीरे धीरे ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपना जीवन यापन करने लगे। तो विशेष ध्यान रखना है कि भारत में गोंड जनजाति का साम्राज्य कब से कब तक रहा था, कौन से क्षेत्र थे? तो इनका साम्राज्य 16वीं शताब्दी से लगा के 18वीं शताब्दी के मध्य रहा था। तो ध्यान रखना 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य गोंड या गोंडों द्वारा शासित कितने थे? 4 गोंडों द्वारा शासित का मतलब क्या होगा? यानी इनका उस समय शासन था। शासित 4 प्रमुख क्षेत्र। पहला क्षेत्र है गढ़मांडला। कौन सा क्षेत्र है? गढ़मांडला उस समय का क्षेत्र है। गढ़मांडला और द्वितीय क्षेत्र है देवगढ़। कौन सा क्षेत्र है? देवगढ़। ठीक है। गढ़मांडला यानी शासित कितने क्षेत्र हैं? 4 है। गढ़मांडला, देवगढ़ और उसके बाद एक खेड़ा गढ़मांडला, देवगढ़, खेड़ला व चांदा। कौन सा था? चांदा।
तो ये क्षेत्र थे मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य गोंडों के द्वारा शासित थे। और जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर मुगलों, मराठों, अंग्रेजों के आक्रमण के बाद धीरे धीरे ये लोग अपने जो शासित राज्य थे, साम्राज्य थे, उनको छोड़ने के लिए ये लोग क्या हो गए थे, मजबूर हो गए। और मुख्य रूप से जो गौड़ जनजाति के लोग हैं वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो वर्तमान में ये लोग क्या करते हैं, वर्तमान में इनका जो निवास है, वर्तमान में इनका निवास दुर्गम का मतलब होगा कठिन परिस्थितियों वाला, जैसे जंगल वगैरह, दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, ये लोग दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में क्या करते हैं, निवास करते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा आप मानचित्र में देख सकते हो, तो मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य है इनका निवास क्षेत्र में, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का पड़ोसी आप देख सकते हो मानचित्र में, दूसरा कौन सा आ रहा है, छत्तीसगढ़। कौन सा आ रहा है, छत्तीसगढ़। और उसके बाद मानचित्र में छत्तीसगढ़ के आगे कौन सा आ रहा है, झारखंड। और एक नया राज्य है जो भारत का, तेलंगाना। कौन सा राज्य है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम, उड़ीसा व आसाम। प्रमुख राज्य ध्यान रखना कि गौड़ जनजाति कौन से राज्यों में निवास करती है, तो गौड़ जनजाति दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आसाम। इन राज्यों में, और ये तेलंगाना और महाराष्ट्र, इन राज्यों में क्या करती है, गौड़ जनजाति के निवास करते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर मध्य प्रदेश की जो जैसे पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर भी ये लोग क्या करते हैं, अधिकतर इनका निवास क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर गौड़ जनजाति है वो मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं, सतपुड़ा, गोंड, सतपुड़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों, मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश की, सोन देवगढ़ उच्च भूमि, सोन देवगढ़ उच्च भूमि। फिर है बस्तर पठार व गढ़जात ध्यान रखना, उड़ीसा में गढ़जात की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। तो मुख्य रूप से ये पहाड़ियां भी ध्यान रखना, क्योंकि इसी मानचित्र में जो भाग अंकित है उसमें आ रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ भूमि, बस्तर पठार व गढ़जात की पहाड़ियों पर मुख्य रूप से भील जनजाति क्या करते हैं, निवास करते हैं। विशेषकर ध्यान रखना है कि पहाड़ियों की ऊंचाई जहाँ पर गौड़ जनजाति, ठीक है, भील नहीं है, गौड़ जनजाति है, वो सतपुड़ा, मैकाल श्रेणी, सोन देवगढ़ भूमि, बस्तर का पठार व गढ़जात की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। और इन पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 600 मीटर से लगा के 900 मीटर के मध्य है। विशेष ध्यान रखना है कि इन पहाड़ियों की ऊंचाई है, इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है। साथ साथ में ये भी ध्यान रखना कि इस क्षेत्र से भारत की प्रमुख जैसे नदियां हैं, नर्मदा, सोन, ताप्ती, गोदावरी, इस प्रकार की नदियों का क्या है, महानदी, इस प्रकार की नदियों का क्या है, उद्गम स्थल भी है। और जहां पर ये जो गौड़ जनजाति निवास करती है वो मुख्य रूप से सघन वन का क्षेत्र है, यानी यहाँ पर जो सघन वन देखने को मिलते हैं।
तो ये जो मानचित्र में आप देख सकते हो कि मुख्य रूप से ये क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, उड़ीसा का। वर्तमान में आखेट है वो राजकीय निषेध होने के कारण धीरे धीरे अधिकांश गौंड जनजाति के लोग हैं वो कृषक बन गए या कृषि कार्य में संलग्न हो गए। साथ साथ में इनमें कुछ लोग हैं जो कि मछली पालन या फिर पशुपालन या फिर वनों से संग्रहण इस प्रकार का कार्य भी करते हैं और अपने जीवन यापन ये मुख्यतः साधारण जीवन यापन करते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो गौंड जनजाति के लोग हैं ये क्या होता है, ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर का मतलब क्या होगा, अपने स्वयं के परिवार के लिए स्वयं भोजन तैयार करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। और इन लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कौन सी कृषि है, झूमिंग कृषि है। और झूमिंग कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में क्या किया जाता है, जंगलों में पेड़ पौधों को जला दिया जाता है और उसकी राख पर क्या किया जाता है, बीज छिड़क दिए जाते हैं। और इसमें मुख्य रूप से हलों का प्रयोग नहीं करते हैं, कुदाली फावड़े का प्रयोग करते हैं। और बरसात आती है उससे पहले ही बीज छिड़क दिया जाता है और जैसे ही बरसात आती है फसल अपने आप पककर तैयार हो जाती है। इस प्रकार 2-3 वर्ष में एक स्थान पर कृषि करने के बाद जैसे ही भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उसके बाद इस स्थान को क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है और नया स्थान तैयार किया जाता है और पुराने स्थान को पड़त भूमि के रूप में छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि होती है, उसे क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय है या क्या है, झूमिंग। इन यानी गौंड जनजाति का है, इन लोगों का यानी गौंड जनजाति का इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि। और साथ में मैंने बताया था कि प्राचीन समय में अधिकतर ये लोग क्या करते थे, आखिर पर वर्तमान में जो राजकीय निषेध होने के कारण धीरे धीरे अधिकांश गौंड जनजाति के लोग हैं उन्होंने कृषि कार्य को प्रारंभ कर दिया। कृषि में आखेट है इन लोगों का मुख्य व्यवसाय। और इनमें से कुछ लोग हैं वो वनों से संग्रहण भी करते हैं, साथ साथ में पशुपालन और मछली पालन का कार्य भी करते हैं। और कुछ लोग यानी लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। साथ में कुछ गौंड क्या करते हैं, कुछ लोग वनो उत्पाद यानी वनों से प्राप्त होने वाला उत्पाद, वनो उत्पाद संग्रह यानी वनों से जो उत्पाद होता है उनका क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। अधिकतर औरतें, साथ में पशुपालन व इनमें कुछ वर्ग है जो मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं। पशुपालन, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। यानी अधिकांश इनका व्यवसाय क्या है, अधिकांश जो गौंड जनजाति के लोग हैं झूमिंग कृषि व आखेट करते हैं। और साथ में कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वनों से जो उत्पाद होता है उसका संग्रह करते हैं, पशुपालन व मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। और ये जो गौंड जनजाति के द्वारा एक स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि का एक ही प्रकार है, जिसे एक अलग कृषि है जिसका नाम है दीपा। और दीपा कृषि है वो स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि का ही क्या है, एक भाग है। तो ये इस प्रकार की कृषि करते हैं, मुख्य से गौंड जनजाति के लोग हैं। दीपा कृषि, ध्यान रखना कि दीपा कृषि क्या है, झूमिंग कृषि का ही एक भाग है। दीपा कृषि भी करते हैं जो झूमिंग कृषि का एक क्या है,
भाग है। जैसे मैंने पहले भूमि कृषि का बताया कि पेड़ों को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है, यानी भूमि पर पेड़ पौधों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष, यानी एक ही भूमि पर कितनी बार कृषि की जाती है, कितने वर्षों के लिए, 2-3 वर्ष खेती करने के बाद उस भूमि को क्या किया जाता है, पड़त छोड़ दिया जाता है और नया स्थान को वापस क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, यानी स्थान को क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। इसी कारण इस कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। 2-3 वर्ष खेती करने के बाद पड़ छोड़ दिया जाता है और इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में पेड़ों व झाड़ियों को क्या किया जाता है, जलाकर भूमि को साफ कर दिया जाता है, जलाकर भूमि को साफ कर खेत तैयार करते हैं। क्या करते हैं, खेत तैयार करते हैं। और इस प्रकार की भूमि पर क्या किया जाता है, कुदाली व फावड़े की सहायता से बीज को क्या कर दिया जाता है, छिड़क कर उसमें मिला दिया जाता है। हलों का प्रयोग नहीं करते क्योंकि इनके पास जो खेती करने का तरीका है वो क्या है, प्राचीन है। और ये लोग क्या करते हैं, खेती करने के बाद क्या करते हैं, माता को और जो जंगली देवता होते हैं उसको क्या करते हैं, देवी माता को और जंगली देवताओं को ये लोग क्या करते हैं, पशु की बलि भी देते हैं। तो बीज बोने के बाद ये लोग क्या करते हैं, ताकि माता से ये उम्मीद करते हैं कि उचित इन्हें उपज प्राप्त हो सके। बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगल के अन्य देवी माताओं एवं जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। क्या दी जाती है, पशु बलि दी जाती है। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि ये लोग गौड़ जनजाति के लोग हैं, वो क्या करते हैं, अंधविश्वास भी करते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार की क्या करते हैं, दीपा कृषि यानी झूमी कृषि का क्या है, भाग है, और जिसमें क्या किया जाता है, जंगलों के पेड़ पौधों को जला दिया जाता है और उस भूमि पर कृषि करते हैं। और यानी बीज बोने के बाद ये क्या करते हैं, देवी माता और जंगल के अन्य देवताओं को क्या करते हैं, पशु बलि दी जाती है। और इनमें मुख्यतः मैंने बताया था कुरुक और केवट, धीवर, इनमें कुरुक, केवट और धीवर। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं, 3 वर्ग हैं। गौड़ जनजाति में कुरुख और उसके बाद है केवट और धीवर। ये 3 वर्ग इस प्रकार के हैं। वो मुख्यतः क्या करते हैं, मछली पालन या मत्स्य कर्म का कार्य करते हैं, यानी मछली पकड़ने या मछली पालन का काम करते हैं। और साथ में एक जो रावत वर्ग है वो क्या करता है, पशु पालन एवं दूध बेचने या दूध बेचने का कार्य करता है। तो कुरुख, केवट और धीवर ये गौड़ जनजाति में क्या है, वर्ग है। धीवर वर्ग के गोंड जिसमें मत्स्य कर्म या मछली पालन का कार्य
मछली पालन का कार्य करते हैं। और इनमें से मैंने बताया था कि कौन सा रावत वर्ग है वो पशु चारण व दुग्ध बेचने का कार्य करते हैं। इनमें रावत वर्ग यानी गोंडों में जो रावत वर्ग है वो क्या करता है, मुख्य रावत वर्ग मुख्य पशुचारण व दूध बेचना या दूध बेचने का मुख्यतः इनमें रावत वर्ग है वो पशुचारण व दूध बेचने का कार्य करता है। विशेष ध्यान रखना है कि इनमें जो रावत वर्ग है वो क्या करता है, रावत वर्ग है वो पशुचारण व दुग्ध बेचने का कार्य करता है। उसके बाद है कि गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप में अगला लेते हैं आखेट। मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं उनका क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अगला इनका जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाकलाप में क्या रहेगा, आखेट। ठीक है। जो ये गोंड लोग हैं वो क्या करते हैं, ये जानवरों का शिकार करते हैं। और वर्तमान में मैंने बताया था कि जानवरों का जो शिकार करना है वो राजकीय निषेध हो गया है। फिर भी इस प्रकार के जो गोंड जनजाति के लोग हैं वो कुछ छोटे बड़े जंगली जीव जंतुओं का शिकार कर लेते हैं, वो अवैध हैं। और इनमें से अधिकांश लोग हैं वो वर्तमान में क्या करते हैं, कृषि कार्य करना उन्होंने आरंभ कर दिया है। तो वर्तमान में ध्यान रखना कि वर्तमान में अधिकांश लोग कृषि कार्य करने लगे हैं। यानी वर्तमान में अधिकांश लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि कार्य करने लगे हैं। उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप में इनका जो मुख्य आखेट है जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। साथ में मैंने बता दिया कि राजकीय निषेध होने के कारण वर्तमान में ये लोग क्या करते हैं, कृषि। उसके बाद है भोजन, और भोजन में विशेष ध्यान रखना है कि इनका जो मुख्य भोजन है वो वहाँ का जो जिन क्षेत्रों में गोंड जनजाति के लोग निवास करते हैं वहाँ का कोदू व कुटकी, ये क्या है, स्थानीय अनाज है जिनका ये लोग मुख्यतः खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते हैं। साथ साथ में विशेष उत्सव व त्योहारों के अवसर पर ये लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। साथ में ये पशुओं का एवं जो बलि दी जाने वाला पशु का जो मांस होता है उसका भी प्रयोग करते हैं। और धूम्रपान मुख्यतः गोंड जनजाति के लोग करते हैं। साथ साथ में ये मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो उसके बाद अगला है भोजन। क्या है इनका भोजन, गोंड जनजाति का भोजन मैंने बताया था कि इनका कोदू व, ये वहाँ का स्थानीय अनाज है, कोदू व कुटकी जैसे, कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य खाद्यान्न है। ठीक है ना। विशेष ध्यान रखना है कि कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज है वो गोंडों के मुख्य क्या है, खाद्यान्न है। साथ में ये सब्जियां मुख्य रूप से घरों में उगाते हैं, फिर यहाँ जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। सब्जियों को क्या करते हैं, घरों में उगाकर या फिर जंगलों से
प्राप्त करते हैं। और मैंने बताया था कि उत्सव त्योहारों पर ये लोग क्या करते हैं, चावल उत्सव व त्योहारों पर चावल बनाते हैं। उत्सव या त्योहार होता है उस समय ये लोग क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। और शिकार से प्राप्त व बलि से प्राप्त शिकार व बलि से प्राप्त मांस भी खाते हैं। ठीक है, शिकार में जो पशु से प्राप्त बलि से प्राप्त मांस होता है उसका क्या करते हैं, खाते हैं। और गोंड है वो क्या करते हैं, धूम्रपान करते हैं। गोंड धूम्रपान करते हैं, साथ साथ मदिरा का सेवन भी करते हैं। इस प्रकार से गोंड जनजाति का क्या हो गया, भोजन। उसके बाद देंगे गोंड जनजाति का वस्त्र। तो ये हो गया कि ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, झूमी कृषि है। कुछ लोग वनोत्पाद संग्रह, पशुपालन, मछली पकड़ने का कार्य भी करते हैं, दीपा कृषि भी करते हैं। ध्यान रखना कि गोंड जनजाति के लोग पहाड़ी क्षेत्रों में पेंडा कृषि भी करते हैं। और ये इस प्रकार की कृषि है वो पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, और जिसमें मुख्य रूप से वनों को जला के क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, यानी जिन कृषि क्षेत्रों में मिट्टी में आर्द्रता अधिक बनाए रखने के लिए निचले भाग होते हैं, उन भागों में क्या करते हैं, लकड़ी के लट्ठे रख देते हैं ताकि उन क्षेत्रों में पानी एकत्रित हो सके, और जिससे पानी एकत्रित रहने के बाद कई दिनों तक उस मिट्टी में आर्द्रता बनी रहती है। तो साथ में ये क्या करते हैं, बीज बोने के बाद देवी माता को और जंगलों के अन्य देवताओं को पशु बलि भी देते हैं। कुरुख, केवट और धीवर 3 इस प्रकार के वर्ग हैं जो कि मछली पालन का कार्य करते हैं, और रावत वर्ग है वो मुख्यतः पशुपालन व दुग्ध बेचने का कार्य करता है। साथ में ये आखेट के रूप में शिकार करते हैं। वर्तमान में अधिकांश लोग हैं वो कृषि कार्य करने लगे क्योंकि आखेट है वो राजकीय क्या है, निषेध है। और भोजन के रूप में कोदू व कुटकी जो गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र है वहाँ की स्थानीय अनाज है, मुख्य खाद्यान्न है। और सब्जियां घरों में उगाकर या फिर जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सव व त्योहारों के अवसर पर ये क्या करते हैं, चावल बनाते हैं। और शिकार व पशु से